वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब से नुकसानात और रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों के जायजे के लिए गिलगित पहुँच गए। वज़ीर आज़म गिज़र भी जाएंगे और मुतासरा इलाकों के फ़ज़ाई दौरे के बाद मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी तबाही नहीं देखी। 300 बच्चों समेत 1000 अफराद जहाँ बहक हुए, लाखों घर और खड़ी फसलें तबाह और मवेशी सैलाब में बह गए। पाकिस्तान तुर्किया की जानिब से मुतासरीन ने सैलाब की बरवक्त मदद और ताउन को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्क वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का 300 यूनिट तक बिजली सार्फिन के लिए भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान। हम आवाम पर बोझ डालें, ये कैसे मुमकिन है? पेट्रोल की कीमत में मजबूरन इजाफा किया। 75% सार्फिन को फ्यूल सरचार्ज से इस्तिस्ना मिल गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अरकान असेंबली से खिताब। हुकूमत में आने के बाद हमारी पहली तरजीह IMF प्रोग्राम की बहाली थी। मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले किए। कारोबारी तबके को टैक्स नेट में ला रहे हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का तकरीब से खिताब। NDMA ने सैलाब से जानी और माली नुकसान के ताज़ा आदाद शुमार जारी कर दिए। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने 1208 अफराद की जान ले ली। 6082 से ज़्यादा जख्मी, 7,33,488 मवेशी सैलाब में बह गए। 11,72,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। BISP के तहत 10,86,351 ख़ानदानों को 13 अरब 66 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। तर्जुमान NDMA। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में तमाम तवज्जो मुतासरीन सैलाब की बहाली पर मरकूज़ है। ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। कौम को तकसीम के बजाय इत्तेहाद से आगे बढ़ना है। वफाकी हुकूमत रिलीफ ऑपरेशन में सूबों से भरपूर ताउन कर रही है। इमरान नियाज़ी अपनी नाअहली और नलायकी छुपाने के लिए झूठ और इल्ज़ामात का सहारा देते हैं। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दोस्त मुल्कों की जानिब से इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। मुत्तहदा अरब अमारात, चीन, तुर्किया और दीगर मुल्कों से इमदादी सामान के 23 तैयारे पहुँच चुके। सामान में खैमे, खुराक, अद्वियात और ज़रूरी सामान शामिल। पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में ताउन पर आलमी बरादरी से इजहार तशक्कुर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहदा 9 सितम्बर से पाकिस्तान का दौरा करेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टरों ने सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों के लिए 200 परवाजें की। 2000 के करीब महसूर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरीन को 162 टन से जायद राशन और अद्वियात पहुँचाई गई। डेरा इस्माइल खान, राधनपुर और सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक बहरिया का फ़ज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन जारी। एयरलिफ्ट और रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 200 से ज़ायद महसूर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन को मेडिकल कैंप्स और मोबाइल टीमों के जरिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी भी यकीनी बनाई जा रही है। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। कंबर, शादात कोट, सांघर, घोटकी समेत कई इलाकों में मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 1975 इमदादी कैंपों के जरिए रिलीफ की फराहमी जारी। बलोचिस्तान में मवासलाती निज़ाम की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात। जनूबी पंजाब में भी मुतासरीन को बुनियादी अशिया की फराहमी का अमल जारी है। मुल्क भर में कोरोना ने मजीद 4 अफराद की जान ले ली। 115 की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 13,455 टेस्ट किए गए, जिनमें से 242 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.80 रही। कौमी इदारा सेहत। रूस ने यूरोप को गैस की फराहमी 3 दिन के लिए बंद कर दी। G7 मुल्कों के वज़राए ख़ज़ाना का इजलास आज हो रहा है। रूसी तेल की हद मुकर्रर करने की अमरीकी तजवीज़ पर गौर किया जाएगा।
अक़वाम मुत्तहिदा की टीम का यूक्रेन में रूस के ज़ेर इंतज़ाम जौहरी प्लांट का दौरा। टीम ने प्लांट पर गोलाबारी के बारे में शवाहिद इकट्ठे किए। हमारा मिशन यूरोप के सबसे बड़े जौहरी प्लांट को हादसे से बचाना और महफूज बनाना है। सरबराह आलमी जौहरी तवानाई डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी। म्यांमार की आला अदालत ने सरकर्दा सियासी रहनुमा आंग सान सू की को 3 साल के लिए जेल भेज दिया। 77 साल नोबेल इनाम याफ्ता रहनुमा को इंतखाबी फ्रॉड के केस में कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। मुत्तहदा अरब अमारात में T20 एशिया कप कौमी टीम अपना दूसरा मैच आज हांगकांग के खिलाफ खेलेगी। फतह की सूरत में सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लेगी। मुकाबला शाम 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। इवेंट के 5वें मैच में श्रीलंका के बांग्लादेश के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से कामयाबी, सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। रावलपिंडी में नेशनल T20 कप का पहला मरहला। 7वें मैच में सिंध का बलूचिस्तान को 143 रन का हदफ। जवाब में बलूचिस्तान की बैटिंग जारी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और US ओपन खवातीन सिंगल्स आलमी नंबर 1 पोलैंड की एगा स्विएटेक 30। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चले, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे के मौके पर गिलगित पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर मुशीर उमूर कश्मीर वज़ीर क़मर ज़मान कायरा, साबिक़ वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान और चीफ सेक्रेटरी मुहिउद्दीन वानी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। गिलगित आमद के फौरी बाद वज़ीर आज़म ज़िला ग़ज़र के लिए रवाना हो गए हैं। ये अब से कुछ देर पहले के मनाज़र हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब वज़ीर आज़म गिलगित पहुँचे थे तो एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया था। मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान क़मर ज़मान कायरा, साबिक़ वज़ीर आला, इस मौके पर मौजूद थे। और इसके साथ साथ आपको ये भी आगाह करें कि वज़ीर आज़म के गिलगित पहुँचने के बाद फौरी तौर पर वज़ीर आज़म ग़ज़र के लिए रवाना हो गए हैं, जहाँ वज़ीर आज़म सैलाब से मुतासरा गाँव बोबर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को मुताल्लिका हुकाम की जानिब से इलाके में सैलाब से होने वाले नुकसानात, इमदाद और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तुर्किया की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बर वक्त मदद और ताउन को कदर की निगाह से देखता है। तुर्किया का ये इकदाम दोनों मुल्कों के करीबी बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। वो इस्लामाबाद में सैलाब मुतासरीन से यकजहती के इजहार के लिए आए। तुर्किया के वफ़द से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील असद यार खान से। पाकिस्तान और तुर्किया गैर मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्ते में बंधे हैं। दोनों मुल्कों ने मुश्किल की घड़ी में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। मुल्क में होने वाली गैर मामूली बारिशों के बायस पैदा होने वाली सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने में तुर्किया पेश है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की बर वक्त और भरपूर इमदाद पर तुर्किया की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान के अवाम खैर सगाली के इस जज्बे को कभी नहीं भूलेंगे। We are very thankful for this timely support. Within no time, after my telephone conversation with President Tayyip Erdogan, military airplanes took off from Istanbul and Ankara with plane full of goods, and now trains have also started moving towards Pakistan. This is something we deeply appreciate and we are deeply touched. We have received tents, medicines, food and other items which are being distributed to various parts of Pakistan. वज़ीर आज़म का कहना था कि तूफानी बारिशों और सैलाब से मुल्क के चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कुछ हिस्से मुतासिर हुए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी तबाही नहीं देखी। 300 बच्चों समेत 1000 अफराद जाँ बाक हो गए। लाखों घर तबाह और मवेशी सैलाब में बह गए हैं। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह के करम और दोस्त मुल्कों के ताउन से हम इस चैलेंज पर काबू पा लेंगे। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
ترکیہ کے وزیر داخلہ اور وزیر ماحولیات سیلاب زدگان سے یکجہتی کے لیے 15 رکنی وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچا تو وفاقی وزراء احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور شہری رحمان نے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر ترک وزراء کا استقبال کیا۔ ترک وفد اہم ملاقاتیں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کرے گا۔ تفصیل بتائیں گے رانا افتخار احمد۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان کی خصوصی ہدایت پر سلام تعطرین سے اظہار یکجہتی کے لیے ترکیہ کے داخلہ اور ماحولیات کے وزراء وفد کے ہمراہ خصوصی طیارے سے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے تو وفاقی وزراء احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور شہری رحمان نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ترک مہمانوں کو شدید بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہی اور امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزراء احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور شہری رحمان نے مشکل کی اس گھڑی میں ترکیہ کی جانب سے امداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ترکیہ نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ یہ قدرتی آفت ہے جس نے پاکستان میں ایک ایسی تباہی پھیلائی ہے جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی، اور اس کا تعلق ماحولیاتی تبدیلی سے ہے، کلائمیٹ چینج سے ہے۔ اور اس دکھ کی گھڑی میں جس طرح ترکی کے عوام نے اور قیادت نے اس غم کو اپنا غم سمجھ کے ہمارا ساتھ دیا ہے، میں پاکستانی عوام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ The help has been absolutely crucial for Pakistan. We are going through one of our most difficult times, and we welcome both our brothers, the Climate Change Minister and the Minister of Interior, to spend this very important time of theirs with us. We will take them to the flood affected areas. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ جیسا بھائی اور آپ جیسا دوست ہمارے ساتھ ہے۔ ترکیہ کے وزراء نے کہا کہ ترک صدر اور عوام کا پاکستانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، آفت کی اس گھڑی میں سلام متاثرین کے ساتھ ہیں، دعا گو ہیں کہ پاکستان جلد اس مشکل سے نکل آئے۔ ہم آپ کے دکھ اور درد میں برابر کے شریک ہیں۔ 90,000 مسجد کے اندر ترکی میں آج دعا ہوگی۔ 11 جہاز ابھی تک آ چکے ہیں، 2 ہماری ٹرینز نکل چکی ہیں، انشاءاللہ اگلے 5-6 دنوں میں پاکستان کے اندر پہنچ جائیں گی۔ پاکستان کی عوام کو میں صبر کے لیے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس فلاکت سے جلد از جلد ان کو دور کرے، اور پاکستان کے لیے ہم دعا گو ہیں اور یہاں پہ موجود ہیں۔ ترکیہ کے وزراء نے سلام متاثرین کی مکمل بحالی تک تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 300 یونٹ تک بجلی صارفین کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں ارکان اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے تو یہ IMF کا آخری پروگرام ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے چور اور ڈاکو کے نعرے لگانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ وہ کون سی ریاست مخالف اقدام ہے جو عمران نیازی نے نہ کیا ہو؟ تعویذ گنڈوں سے نہیں بلکہ محنت اور لگن سے ملک آگے بڑھے گا۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ماضی کی کرپٹ حکومت نے 3.5 سال میں عام آدمی کو ایک دھیلے کا بھی ریلیف نہیں دیا۔ رتی برابر بھی عام آدمی اس کی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش نہیں کی۔ 20,000 ارب روپے کے قرض دیے گئے۔ پاکستان کی تاریخ سے لے کر اس وقت تک 80% پاکستان کے لیے گئے قرضوں کے مساوی تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے 4.25 سال میں معاشی تباہی میں کرپشن کو سر فہرست کر دیا۔ آپ کو اچھی طرح علم تھا کہ نواز شریف کے دور میں 2018 اگست میں جب یہ حکومت آئی تو اس سے پہلے چینی 52 روپے تھی۔ وہ وقت آیا کہ چینی 100 روپے سے کراس کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان چاہتا تھا کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بن جائے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ڈیفالٹ سے بچ گئے۔ چہرہ دیکھ لیں اس کا کہ وہ چاہتا تھا کہ خدا نخواستہ پاکستان سری لنکا بن جائے، وگرنہ یہ خواہش نہ ہوتی تو کبھی ان کا سابق وزیر خزانہ عمران خان کے حکم پر فون کرتا کہ جناب آپ وہ لیٹر جو ہے لکھ دو وفاق کو کہ ہم اپنے سرپلس نہیں دیں گے، اور اس کی آپ نے آواز سن لی، گفتگو سن لی۔ اس کے بعد کسی کو شک ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو مسیحا کہتا تھا کہ میں پاکستان میں 90 دن میں پاکستان میں کرپشن ختم کر دوں گا، جو یہ چور ڈاکو 300 ارب ڈالر لے گئے میں وہ واپس لے کے آؤں گا، 100 ماروں گا IMF کے منہ پہ، 100 ماروں گا فلانے کے منہ پہ،
और उसके बावजूद भी हम पे अपना सरप्लस बच जाएगा। मैं 50 लाख गरीबों के लिए घर बना के दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। 300 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान करते हुए वजीर आजम ने कहा कि तावीज गंडों से नहीं बल्कि मेहनत और लगन से मुल्क आगे बढ़ेगा। ना फूकों से, ना जादू मंत्र से, ना किसी और तरीकों से तवीज गांडे से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको सबको FAC से एग्जम्पशन हम देंगे। बिल्कुल मुझे बता दें कि 3.25 साल में कौन सी एक चीज है जो इस नियाजी ने की हो तो जिसको मिसाल बनाकर मैं भी कहूं कि एक प्रोग्राम था 1122 जब मैं 2008 में आया, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, उसको मैंने पूरे पंजाब में फैला दिया उसको। वजीर आजम ने कहा कि PTI हुकूमत जाते जाते हमारे लिए मुआशी घड़ा खोद गई। साबिक हुकूमत ने तेल की बुलंद कीमतों के बरक्स कीमतें गिरा कर मुईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया और IMF मुआहदे की पासदारी नहीं की। कि इससे बड़ा झूठा, मक्कार और फरेबी और दोगला और पाकिस्तान दुश्मन शख्स शायद कभी अपने दुनिया में पैदा हुआ। बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं, कोई कुछ कहे, मैं किसी के बारे में इस तरह का मैं जहन बनाता नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने देख लिया, इसके सर से पांव से लेकर देख लिया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत संभाली तो सूरत हाल की संगीनी का इल्म था। हम इस सेहत के साथ हुकूमत में आए कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालेंगे। कौमें इस तरह जिंदा नहीं रह सकती। कौमें जिंदा रहती हैं, वो लड़ती हैं, मरती हैं, मेहनत करती हैं, दयानत से काम लेती हैं और आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल कौमें इस तरह आगे नहीं बढ़ती। हमें अपने पांव पे अगर खड़ा होना है तो IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी तबाही से बचाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द मुल्क को अपने कदमों पर खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। मोहम्मद हमीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि तहरीक इंसाफ ने IMF से मुआहदा किया और फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। हमने मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत में आने के बाद हमारी पहली तरजीह IMF प्रोग्राम की बहाली थी। हुकूमत संभालने के बाद फौरन IMF से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि कारोबारी तबके को टैक्स नेट में ला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में तमाम तवज्जो सैलाब मुतासिरीन की बहाली पर मरकूज़ है। ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। कौम को तकसीम के बजाय इत्तेहाद से आगे बढ़ना है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान अपनी नाअहली और नालायकी छुपाने के लिए झूठ और इल्ज़ामात का सहारा लेते हैं। बेहतर होगा पंजाब हुकूमत इमरान खान के जलसों के बजाय मुतासरीन पर तवज्जो दे। तफसील यासिर हुसैन से। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इत्तलात और नशरियात की वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि सैलाब से मुल्क भर में वसी पैमाने पर तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की मदद और रिलीफ सरगर्मियों की खुद निगरानी कर रहे हैं, जबकि वफाकी हुकूमत रिलीफ ऑपरेशन में सूबों से मुकम्मल ताउन कर रही है। वफाकी हुकूमत है, वजीर आजम की क़यादत में NDMA है, अफवाज पाकिस्तान है, तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अदारे हैं, वो हर तरह दिन रात मेहनत करके रेस्क्यू भी कर रहे हैं, रिलीफ गुड्स भी पहुंचा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर 25,000 रुपया BISP के डेटा के जो लोग BISP के अंदर रजिस्टर्ड हैं उनको इमरजेंसी कैश जो है वो 25,000 रुपया मुख्तस किया, जो अभी तक 6 लाख फैमिलीज़ को पहुंच चुका है और जो लगभग 15 अरब रुपए बनते हैं। वजीर इत्तलात ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में कौम देख रही है कि कौन मदद और कौन सियासत कर रहा है। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद की बजाय इमरान खान के जलसों में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को चाहिए कि सियासत चमकाने की बजाय मुतासरीन की मदद करें। ये सियासत का टाइम नहीं, ये तकसीम का टाइम नहीं, बल्कि ये यकजहती का वक्त है। इस वक्त कौम को हमारे सबके इत्तेहाद, यकजहती और हम सब की फ़िक्र की ज़रूरत है। अब इमरान खान साहब, आप बहुतानबाजी इसलिए नहीं कर सकते कि 4 साल आपकी हुकूमत थी, आज भी खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, तो आपके पास 4 साल का वक्त था। जिनको आप चोर कहते रहे, जिनको आप डाकू कहते रहे, वो 4 साल पहले भी मुल्क की खिदमत कर रहे थे और वो आज भी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। पूरा मुल्क पानी में डूबा हुआ है। जब हम एक एक चीज़ को इस वक्त माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हर वो इक़दाम उठा रहे हैं जिसका असर पाकिस्तान की आवाम पर है, उस वक्त क्या कहते हैं, ख़त लिखें और IMF को लीक कर दें कि ये प्रोग्राम कामयाब ना हो।
अगर ये मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं है तो और क्या है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद देने वाले मुल्कों और आलमी इदारों के शुक्रगुजार हैं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा का इमरान न्याजी के तोशाखाना केस की ओपन समाअत के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। इमरान न्याजी को अगर ओपन समाअत कराने का इतना शौक है तो इलेक्शन कमीशन में पहले अपना जवाब जमा कराएं। इमरान न्याजी का वकील केस पर तारीख लिए जा रहा है, आपको जवाब जमा करवाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रसीदें मांगने वालों के लिए अब रसीदें देने का वक्त है। इमरान न्याजी का इदारों पर तनकीद करना एक वतीरा बन चुका है। इमरान न्याजी को सादिक और अमीन डिक्लेयर करने वालों को अब पाकिस्तानी कौम ताज्जुब और तशवीश की निगाह से देख रही है। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना था कि खुद साख्ता सादिक और अमीन पर पिर्च प्याली से लेकर आईफोन का चोर निकला। इमरान न्याजी तोशाखाना केस में जेल भी जाएंगे और नाअहल भी होंगे। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि तौहीन अदालत पर मुस्लिम लीग के 3 रहनुमाओं को सजाएं हुई हैं। इमरान खान के लिए भी वही कानून होना चाहिए। कराची में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद जुबैर ने कहा कि ये तासुर ना दिया जाए कि एक ही मुल्क में 2 कानून हैं। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर ख़जाना और माशी माहिर होने के बावजूद IMF के साथ होने वाले मुआहदे को सबूताज करने का मकसद पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी पर माशी बम गिराना था। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत सैलाब मुतासरीन की इमदाद व बहाली की जानिब तवज्जो दे रही है। इमरान खान जलसों में हुकूमत पर हमले करने के बजाय हुकूमत का साथ दें और सैलाब मुतासरीन की मदद में साथ दें। और दोस्त मुल्कों की जानिब से इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। इमदादी सामान के 23 तैयारे पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में ताउन पर आलमी बिरादरी से इज़हार तशक्कुर किया है। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। मुल्क में होने वाली हालिया शदीद बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान के लिए $160 मिलियन की हंगामी इमदाद की अपील कर रखी है। तासरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी 9 सितंबर को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। हुकूमत पाकिस्तान अपने वसाइल से मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। इसके साथ दोस्त मुल्कों की जानिब से भी इमदादी सामान की फराहमी जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोस्त मुल्कों की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद पर शुक्रिया अदा किया है। बरादर मुल्क तुर्किया से कराची आने वाले इमदादी सामान के मजीद 2 जहाज NDMA के हवाले किए गए। इमदादी सामान में खाने पीने की अशिया, कंबल, खैमे और दूसरा सामान शामिल है। तुर्किया से अब तक इमदादी सामान के 9 जहाज पाकिस्तान आए हैं। UAE की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए $50 मिलियन की इमदाद की फराहमी जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात से अब तक 8 जहाज पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। PTCL के CEO हातिम बा मातरिफ ने कहा है कि इनका इदारा सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए 1 अरब 75 करोड़ रुपए देगा। Pakistan have given us a lot, and it is our responsibility right now is to pay back all of the things that we have received over the years. So the package that we are designing is 1.75 billion Pakistani rupees, and those are actually a number of initiatives. There is a cash contribution, direct cash contribution to the Prime Minister Relief Fund. चीन से 4 जहाज और जापान से 1 इमदादी सामान का जहाज भेजा गया है। इमदादी सामान में खाने पीने की अशिया, कंबल, खैमे, कश्तियां, तरपालें और दूसरा सामान शामिल है। बरादर इस्लामी मुल्क उज़्बेकिस्तान से भी इमदादी सामान का 1 जहाज पाकिस्तान पहुंचा है। इन हालात में इन्होंने जो इमदादी सामान भिजवाया है, मैं समझता हूँ कि इंतहाई अहम इकदाम उन्होंने की है और इमदाद दी है। The humanitarian aid of the government of Uzbekistan will send it to the people of Pakistan, which is facing the floods, national disaster. We brought humanitarian aid because Pakistan is our neighbor country, our friendly country. We have strategic relationship with this country. ईरान से आने वाले इमदादी सामान के 8 ट्रक पाक ईरान सरहद पर ग्वादर के डिप्टी कमिश्नर ने वसूल किए। इमदादी सामान में 1000 टेंट, 4000 कंबल और 2000 मच्छरदानियां शामिल हैं। फ्रांस भी पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए गैर मामूली ऑपरेशन शुरू कर रहा है। फ्रांस के सफारतखाने ने अपने बयान में कहा है कि इमदादी सामान के साथ डॉक्टरों और नर्सों की टीम जुमे को खुसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तान पहुंचेगी।
برطانوی ہائی کمیشن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ برطانیہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاکستان کو 15 ملین پاؤنڈ کی مالی مدد دے گا۔ 5 ملین پاؤنڈ اقوام متحدہ کی فلیش اپیل کے بعد پاکستان کو دیے جائیں گے۔ The UK government announced a further £15 million for flood relief efforts, bringing our total contribution to £16.5 million, which is equivalent to over 10% of the UN and government of Pakistan flash appeal. This urgent life-saving support will go towards saving and protecting lives as waters continue to flow through the country, and it will include water and sanitation, shelter and home repairs, and primary health care, especially for women and girls. It reflects the vital relationship between our two countries. امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے امریکہ کی جانب سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں خوراک، صاف پانی اور صحت کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے $30 ملین کی فراہمی کے اعلان کو سراہا ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ طور پر اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس محنت کو قبول فرمائے اور ہم کم از کم بجلی کی حد تک جو سیلاب زدہ علاقے ہیں ان میں انشاءاللہ ہم بحالی کر دیں گے اور کم سے کم انشاءاللہ تکلیف ہوگی صارفین کو۔ میں پھر دہرا دوں کہ جو بڑا معاملہ ہے وہ بجلی کے کھمبے دوبارہ کھڑے کرنے کا ہے جہاں جہاں وہ گرے ہیں، ادروائز ملک میں بجلی بحال ہے پورے طول و عرض میں۔ دوسری آپ کو معلوم ہے جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کل 300 یونٹ تک جو صارفین بجلی استعمال کی ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس میں سے جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جی ابھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا کیونکہ اس میں کچھ میں آپ کو بتا دوں نا جی، آپ سن تو لیں جناب عالی، اس میں معاملات جو ہیں وہ فوری طور پر یہ جو اب 300 یونٹ، پہلے 200 یونٹ تک اعلان کیا گیا تھا، اب 300 یونٹ تک اعلان کیا گیا ہے۔ 300 یونٹ کا مطلب ہے کہ ملک کے تمام صارفین کا 75% کو ریلیف، ہر 4 میں سے 3 صارفین کو ریلیف دے دیا گیا ہے اور دے دیا جائے گا۔ یہ ایکچولی 74% بنتی ہے اور اس میں ہمارے جو گھریلو صارفین ہیں اور ہمارے جو زرعی ٹیوب ویل کے صارفین ہیں 300 یونٹ تک کے، ان کو یہ ریلیف دیا گیا ہے۔ تو یہ کل تعداد ان کی 2,23,08,420 بنتی ہے۔ آپ کے لکھ سکتے ہیں 2,23,00,000 جو ہیں صارفین، 3,30,00,000 میں سے 2,23,00,000 کو یہ اب ریلیف دے دیا گیا ہے۔ اس کی کچھ 2 تفصیلات ہیں جس پہ اس وقت جی 3,30,00,000 صارفین ہیں ملک میں سے، اس میں سے جو 300 یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین اور زرعی ٹیوب ویل استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 2,23,00,000 ہے، جو کہ تقریباً 74% بنتی ہے۔ ہر 4 میں سے 3 بجلی کے صارفین کو ہم ریلیف دے چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں دیں گے۔ وزارت توانائی اس وقت کام کر رہی ہے، ان کا سٹاف پورا 2 چیزوں کے اوپر، ایک تو بلوں کی جو ادائیگی کی تاریخ ہے اور بلوں کی جو تصحیح ہے۔ پہلے ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم تصحیح نہیں کریں گے اور ڈسکوز جو ہیں وہ نئے بل ایشو کریں گی۔ اس کی ابھی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آئندہ چند گھنٹوں میں ہو جائے گی، تو اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، کیونکہ اس کی تفصیلات جو ہیں تھوڑی سی پیچیدہ ہیں، لیکن یہ ریلیف جو ہے وہ پرائم منسٹر نے کل اناؤنس کر دیا ہے۔ ہر 4 میں سے 3 صارف جو ہیں انہیں ہم ریلیف دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اور انشاءاللہ یہ جو ریلیف ہے یہ جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے اب تو معلوم ہے کہ ہم نے آغاز کر دیا ہے گجرانوالہ میں وفاقی وزیر خرم دستگیر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ 2,23,00,000 صارفین کو وزیر اعظم کی ہدایت پر 300 یونٹ تک ریلیف دے دیا گیا ہے، جو کہ کل آبادی کا 76% حصہ بنتے ہیں۔ نے پورے ملک میں آج وہ گلگت بلتستان گئے ہوئے ہیں، وہاں
वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि इस वक्त मुल्क के तमाम इलाकों के अंदर बिजली बहाल है। सिर्फ वो इलाके जहां बिजली के खंभे गिर चुके हैं वहां बिजली बहाल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बाकी सैलाब से मुतासरा तमाम इलाकों में बिजली की बहाली कर दी गई है। उन्होंने मज़ीद बताया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर कोशिश कर रहे हैं कि बिजली के जो सारफीन हैं उनको रिलीफ फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि हर 4 में से 3 सारफीन को बिजली की बहाली के हवाले से, सप्लाई के हवाले से जो बिलों के अंदर मसाइल थे उसे हल कर दिया गया है और हर 4 में से 3 सारफीन इससे मुस्तफीद होंगे। मजमूई तौर पर 3.25 करोड़ में से 2 करोड़ 23 लाख सारफीन को वज़ीर आज़म की हिदायत पर 300 यूनिट तक रिलीफ दे दिया गया है। 76% सारफीन को ये सहूलत दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म के ज़िला गज़र के गांव बूबर आमद हुई है जहां वज़ीर आज़म को इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर हैं जहां वो सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जब वज़ीर आज़म गज़र के इलाके बूबर पहुँचे हैं जहाँ उनको इमदादी कामों के हवाले से ब्रीफ किया गया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इस इलाके की अगर बात की जाए तो बूबर के अंदर 17 अफराद जो हैं वो जाम बहक हुए हैं सैलाब की वजह से, जबकि 249 घर जो हैं वो तबाह हुए हैं, वज़ीर आज़म को बताया गया है। इसके साथ साथ 794 मवेशी जो हैं वो इस तमाम तर सूरत हाल में जो हैं वो हलाक हुए हैं। और इसके साथ साथ जो बड़े पैमाने पर ज़राई अराज़ी है उसको भी नुकसान पहुंचा है, जबकि जो बागात हैं जो उनको भी सैलाब की वजह से नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म की ज़िला गज़र के गांव बूबर आमद इमदादी कामों पर उनको ब्रीफिंग दी गई है। अहम खबर है नाज़रीन जिससे आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म इस वक्त सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं, ज़िला गज़र के गांव बूबर में मौजूद हैं और उन्हें इस मौके पर इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। बहुत बड़े पैमाने पर लाइव स्टॉक को, बागात को नुकसान पहुँचा है, बहुत से घर भी तबाह हुए हैं। वज़ीर आज़म को इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आपको आगाह करें कि इससे कबल भी वज़ीर आज़म ने दीगर मुल्क के जो इलाके हैं जहां पर सैलाब आया उन इलाकों का भी दौरा किया और आज उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वज़ीर आज़म गिलगित पहुंचे। गिलगित के बाद वो गज़र के गांव बूबर पहुंचे हैं जहां उन्हें इमदादी कामों के हवाले से ब्रीफ किया गया है। नाज़रीन, मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सैलाब से जानी माली नुकसान के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों सैलाब से अब तक 1208 अफराद जाम बहक और 6082 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। सैलाब से 7,23,488 मवेशी बह गए, जबकि सैलाब से अब तक 11,72,000 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुँचा है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक BISP के तहत 10,86,351 ख़ानदानों को 13 अरब 66 करोड़ रुपये तकसीम किए गए। दरियाओं में पानी के बहाव में वाज़ेह कमी आने लगी है। और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से होने वाले नुकसानात के बारे में ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। हमारे नुमाइंदे हसन तारिक बट बारीकोट में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जो PDA में है उन्होंने भी खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब से जो तबाही मची है, जो नुकसान हुआ, उस हवाले से ताज़ा तरीन जो है वो रिपोर्ट जारी कर दी है। तकरीबन जो खैबर पख्तूनख्वा में जो ये हालिया सैलाब और बारिशों से 264 अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं, 327 अफराद ऐसे हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, 9,411 जो जानवर हैं वो पानी के अंदर बह गए हैं, 156 जो हैं वो स्कूल जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। इसके अलावा सड़कों, एक बहुत बड़ी तादाद में जो सड़कों का निज़ाम है, राब्ता सड़कें हैं, जो बिजली का निज़ाम है वो धर्म भरम हुआ है। जो PDMA की जानिब से जो रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स के हवाले से भी जो उन्होंने डाटा शेयर किया है उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट क्लोज टू 9,000 टेंट्स जो हैं वो मुतासरीन में तकसीम किए गए हैं। 2,000 के करीब जो हैं वो सैनिटरी एंड सेफ्टी किट्स दी गई हैं।
हैं। 3000 के करीब जो राशन पैकेट्स हैं जी वो भी इनके अंदर तकसीम किए गए हैं। और इस वक्त जो PDMA है, इसके साथ साथ पाक फौज है, वो भरपूर जो है वो रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स के अंदर हिस्सा ले रही है जी। हसन, ये भी बताते चलेगा कि निकासी आपका जो है वो अब तक कहाँ तक पहुंचा है सिलसिला, और इसके साथ साथ इमदादी सरगर्मियों के हवाले से भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या अभी कोई और प्रेडिक्शन भी है सैलाब के हवाले से? जी, जो रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स के हवाले से जो आपने जो बात की है, यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं क्योंकि ये एक टूरिस्ट एरिया है, जो हमारे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो यहाँ पर एक मेजर रोल जो है यहाँ की इकॉनमी के अंदर रखती है। हमने देखा कि सैलाब की वजह से बड़े पैमाने के ऊपर जो ये होटल्स वगैरह हैं ये भी पानी के अंदर बह गए हैं, और उस हवाले से जो यहाँ पर सयाह, क्योंकि बेसिकली ऑफ सीज़न है, ऑन सीज़न तो अब नहीं रहा, पीक से तो हम हट चुके हुए हैं, मगर ऑफ सीज़न के अंदर भी बड़ी तादाद में यहाँ पर सयाह आते हैं, और इसी हवाले से तकरीबन 1300-1400 के करीब जो सयाह हैं उनको भी जो है वो यहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। जो हेलीकॉप्टर की जो सॉर्टीज़ हैं वो क्लोज टू 130-140 हेलीकॉप्टर्स की सॉर्टी जो दिन रात जारी हैं वो भी की गई हैं, और अब तक की जो अदाद-ओ-शुमार है उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये नंबर अब कम हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो टूरिस्ट को इवैक्यूएट किया जा चुका है जी। अच्छा हसन, ये बताइएगा कि सड़कों की बहाली के हवाले से क्या अपडेट हैं, क्योंकि इन इलाकों के बारे में कहा जा रहा था क्योंकि लैंड स्लाइडिंग के बायस जो रोड्स बंद हुई थी, खासतौर पर कालाम और इससे आगे के इलाकों की अगर हम बात करते हैं, तो क्या इन इलाकों की जो एक्सेस है बाकी मुल्क के हिस्सों तक वो बहाल कर दी गई है? जी बिल्कुल, जो पार्शली जो एक्सेस थी, जैसे कलाम तक की जो रोड थी बेसिकली वो टूट चुकी हुई है। जो रास्ते में जो उनका पुल था बदीन का वो टूट चुका हुआ था। उन्होंने साइड से जो है वो राब्ता सड़क निकाल के जो है वो ट्रैफिक के फ्लो को बहाल जो है वो किया है। ये आरजी जो सेटअप है, जो प्रॉपर एक चीज़ को बहाल करने में तो टाइम लगेगा, मगर हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती मशीनरी है, जो इंतज़ामिया है, वो भरपूर इस हवाले से जो वो एक्टिव है, और जो पुल हैं जो उनकी तामीर नौ और बहाली का जो अमल है वो जारी है। इसी तरह जो सड़कें टूटी थी रास्ते में, हम जब यहाँ से इस्लामाबाद से ऑन द वे हम लोग यहाँ कलाम तक पहुँचे थे, मदीन तक, तो रास्ते में एक दो पुल भी हमने देखे जो मुकम्मल तौर पे जो है वो कोलैप्स कर चुके हुए हैं। जो बहरीन का जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पे मुंतका हो चुका था। तो हम ये तमाम रास्ते जो हैं वो ऑलमोस्ट आर्जी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। ट्रैफिक का फ्लो नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर रश फिर भी ज़्यादा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मामला बहाली की तरफ जा रहे हैं जी। जी बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पाक फौज की मुल्क भर में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने 200 परवाज़ों के जरिए मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को रेस्क्यू किया और मुतासरीन में खाने पीने की अशिया तकसीम की। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब से मुतासरा इलाकों में 1991 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मुतासरीन सैलाब में 162 टन से ज़्यादा ज़रूरियात की अशिया तकसीम की गई। मजमूई तौर पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में 50,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। ISPR के मुताबिक सैलाब मुतासरा इलाकों में 147 रिलीफ कैंप 24 घंटे काम कर रहे हैं। 60,000 से ज़्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज किया गया और अद्वियात फराहम की गई, जबकि मुल्क भर में 221 मकामात पर फ्लड रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स भी कायम किए गए हैं। 1350 टन से ज़्यादा अशिया खुरनोश, अद्वियात, कंबल, रज़ाइयाँ, खैमे और दीगर अशिया जमा की जा चुकी हैं। हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों ने सिंध के जिन अजला को तबाह किया है उनमें शहीद बेनज़ीराबाद भी सरे फहरिस्त है। लाखों लोग इस सैलाब से मुतासर हुए, जबकि हज़ारों लोगों को स्कूलों में पनाह दी गई है, जहां उन्हें 2 वक्त का खाना, सर छुपाने की आरजी पनाहगाह और बीमारियों वबा से बचाए रखने के लिए मौसर अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। ऐसी पनाहगाह के बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अहमद खान से, जो इस वक्त शहीद बेनज़ीराबाद में मौजूद हैं और वहाँ लोगों को दी जाने वाली सहूलियात और इलाज मालचे के बारे में हमें आगाह करेंगे। जी ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? सैलाब की तबाहकारी तो जारी है, इसके साथ साथ हुकूमती सतह पर लोगों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। उस वक्त मैं ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पे लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए एक स्कूल में रखा गया है। HM ख्वाजा बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल 2 में इस वक्त लोग मौजूद हैं, जहाँ हज़ारों की तादाद में इस वक्त लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके अजला जो है घर जो है पानी में मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर लोगों को 2 वक्त का खाना फराहम किया जा रहा है, पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। इसके साथ साथ लोगों को सेहत की अद्वियात जो है फराहम की जा रही, जो मुमकिन खदशात हैं बीमारियों से, उनके लिए यहाँ पर लोगों को डिस्पेंसरी कायम है, जहाँ पे डॉक्टर्स हर वक्त मौजूद रहते हैं। और यहाँ पे हम जो डॉक्टर साहब हैं उनसे मालूम करेंगे किस तरह की सूरत हाल वो फेस कर रही हैं, किस तरह के लोग या उनके पास केसेस जो है ज़्यादातर आ रहे हैं और किस तरह उनकी मदद की जाए। जी डॉक्टर साहब बताइए क्या सूरत हाल इस कैंप में और कितने लोग आपको रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं? यहाँ पर सूरत हाल जो है बेहतर है। अभी तो काफ़ी, पहले तो बहुत ज़्यादा केसेस थे और कंटामिनेटेड डिजीज़ के तकरीबन हमारी 100+ OPD हो जाती है। साहब यहाँ पे कुछ बच्चे भी हमने देखे हैं, बड़े भी देखे हैं, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हैं। ज़्यादातर केसेस किस तरह के सामने आ रहे हैं? ज़्यादातर हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो डायरियल डिजीज़, स्किन डिजीज़, कंटामिनेटेड डिजीज़, मलेरिया के
اور ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشنز کے، یہ تقریباً کامن آ رہے ہیں۔ تو کیا ہمارے پاس صاحب تمام بیماریوں کی ادویات موجود ہیں، ان کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے؟ جی جی، ہمارے پاس DHO نواب شاہ کی طرف سے تقریباً ادویات موجود ہیں، ایسی کوئی کمی ابھی تک تو نہیں آئی ہے، تقریباً پرووائڈ کر رہے ہیں ہمیں۔ اچھا، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سیریس کیجویلٹی ہے، کچھ اس طرح کے تو معاملات ابھی تک نہیں ہوئے ہیں یہاں پہ؟ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کو باوجود سنبھال لیا گیا ہے، اس کے بارے میں ایک دو پیشنٹ بیبی جو تھے وہ سیریس تھے، جس کو ہم نے MCH سینٹر نواب شاہ بھیجا ہے، باقی ایسا کوئی کیس نہیں ہوا ہے۔ اگر کبھی کبھار ایسا کوئی پرابلم ہو بھی جاتا ہے تو ہم اس پیشنٹ کو فوراً ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں ریفر کر دیتے ہیں ایمبولینس کے تھرو۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کا کتنا عملہ ہر وقت کیا موجود رہتا ہے یہاں پہ لوگوں کے لیے، اس کے بارے میں؟ 3 شفٹ ہیں، مارننگ، ایوننگ اور نائٹ، اور تقریباً سب شفٹ میں پورا عملہ موجود ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کی بات سے ہمیں لگا کہ جس طرح سے جو ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے یہاں پہ انتظامات کر رہی ہے، لوگوں کو ریلیف کے کام کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لوگوں کو صحت کے معاملات بھی دیکھ بھال کر رہی ہے اور ادویات کی مکمل فراہمی جو ہے ممکن بنائی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، کچھ مزید خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ راجن پور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کے کامیاب آپریشن کے بعد متاثرین کی بحالی اور راشن کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ ہمارے نمائندے شہراز دورانی اس وقت کوٹ مٹھن میں موجود ہیں، جہاں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی جانب سے متاثرین میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ شہراز، آگاہ کیجیے گا۔ میں اس وقت راجن پور کے سیلاب زدہ علاقہ کوٹ مٹھن میں موجود ہوں۔ کوٹ مٹھن بھی وہ علاقہ ہے جسے حالیہ جو تیز بارشیں ہوئی ہیں اور رودکوہیوں نے اس کو بھی شدید متاثر کیا تھا، لیکن یہاں پر بھی ریسکیو آپریشن جو وہ کامیابی سے ختم ہو چکا ہے، بلکہ آگے جو ریلیف جو اقدامات ہیں ان پر تیزی سے کام جاری ہے۔ اور پاکستانی قوم جب بھی اس طرح کا جب مصیبت کی گھڑی جب آئی تو قوم نے اکٹھے ہو کر متحد ہو کر اس کا مقابلہ کیا۔ 2005 کا زلزلہ ہو یا 2010 کا سیلاب ہو یا اب 2022 کا سیلابی صورتحال ہو، اس میں سرکاری اور غیر سرکاری جو تنظیمیں ہیں، پاک فوج، وفاقی اور صوبائی حکومتیں، تمام جو ادارے ہیں وہ مل کر اس وقت سیلاب زدہ متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی طرف سے بھی بسیں جو ہیں ان کو یہاں پر لایا گیا ہے اور مختلف علاقوں میں راشن جو ہے ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے متاثرین کو۔ اس راشن میں کھانے پینے کی تمام اشیاء نہ صرف دستیاب ہیں بلکہ سلنڈر سٹووز وغیرہ وہ بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے لوگوں سے بھی بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اسلامی یونیورسٹی کی طرف سے مختلف دیہاتوں میں جا کر لوگوں کو پہلے جا کر رجسٹر کیا جاتا ہے، ان کو ٹوکن وہاں پر دیا جاتا ہے، اس ٹوکن جب ان کو جب ملتا ہے تو وہ یہاں پر آتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر اس طرح کی بسیں جو ہیں اسلامی یونیورسٹی کی طرف وہ وہاں پر جب موجود ہیں، وہاں پر جا کر ان ٹوکن کی بنیاد پر وہ اپنا سامان جو ہے وہ ان کو وہاں پر مہیا کیا جا رہا ہے۔ شکریہ شہراز۔ اور وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے سندھ کی قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی سست روانی پر نوٹس لیتے ہوئے ممبر نیشنل ہائی وے اتھارٹی سندھ کو موقع پر پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ ممبر NHA سندھ نے وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود کو ٹریفک کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ نواب شاہ کے مقام سے سیلابی ریلا گزرنے کے باعث قومی شاہراہ نیشنل ہائی وے متاثر ہوئی ہے، جس سے دادو میں میہڑ اور خیرپور ناتھن شاہ کے مقام پر قومی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مولانا اسد محمود نے IG نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کو ٹریفک جلد بحال کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہائی وے پر ٹریفک جام میں موجود مسافروں کو خشک راشن فراہم کیا جائے اور مسافروں کو کھانے پینے کی اشیاء اور بچوں کے لیے دودھ اور بسکٹ پہنچائے جائیں۔ اشیاء ضروریہ کی ملک میں دستیابی اور قیمتوں پر کنٹرول کے لیے وفاقی حکومت بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ ایران سے درآمد کیے گئے ٹماٹر اور پیاز کے 40 ٹرک دافتان پہنچ گئے ہیں۔ حالیہ سیلاب کی وجہ سے ملک میں ٹماٹر اور پیاز کی قلت پیدا ہو گئی تھی، جس کے بعد وفاقی حکومت نے درآمد کا فیصلہ کیا۔ وفاقی حکومت کی طرف سے 2 مہینے کے لیے بلوچستان کے ٹماٹر اور پیاز کے درآمدات کو ٹیکس فری کر دیا گیا ہے۔ ایران سے روزانہ کی بنیاد پر ٹماٹر اور پیاز کی درآمد جاری رہے گی۔ مزید خبر شامل کریں گے، لیکن ابھی راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں وقت ہوا چاہتا ہے آذان جمعہ کا۔ آئیے سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدي حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت دو فرشتے نہ اترتے ہوں ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے محمد النبي پاک بحریہ کی جانب سے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان، راجن پور اور سندھ میں اشیاء ضروریہ کی ترسیل کے لیے فضائی اور زمینی آپریشن مسلسل جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ متاثرہ علاقوں میں طبی کیمپوں اور موبائل میڈیکل ٹیموں کے ذریعے طبی سہولیات کی فراہمی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ پاک بحریہ نے گزشتہ روز دادو کے علاقے سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے 75 جبکہ زہر و گوٹ سے پانی میں محسوس 60 افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ پاک بحریہ نے لاڈھن ولیج اور دادو کے 4 دیگر علاقوں سے بھی ریسکیو کیے گئے 50 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ پاک بحریہ کو ریلیف آپریشن میں اخوت فاؤنڈیشن اور دیگر فلاحی اداروں کا تعاون بھی حاصل ہے۔ السلام علیکم، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح فیصل آباد میں بھی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف سماجی تنظیموں کی جانب سے امدادی کیمپ لگائے گئے، جہاں لوگ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی امداد کے لیے دل کھول کر عطیات جمع کروا رہے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں حافظ محمد علی عابد۔ فیصل آباد میں گھنٹہ گھر، اس کے ملحقہ 8 بازاروں، پریس کلب اور دیگر علاقوں میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے مختلف جگہ پر امدادی کیمپ لگائے گئے ہیں، جہاں لوگ دل کھول کر اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی امداد کے لیے عطیات دے رہے ہیں۔ تمام صحافیوں نے جو سیلاب کے فنڈ اس میں حصہ بھی ڈالا
اپنے گھروں سے چیزیں لے کے آئے، اپنے دوستوں کا 8 سے 10 لاکھ کا جو نا 1-2 دن میں ہم نے اکٹھا کر لیا ہے۔ پہلی ایک کھیپ 2 ٹرکوں کی صورت میں جا چکی ہوئی ہے، دوسری کھیپ اس وقت اس میں خیمے ہیں، میڈیسن ہے ملیریا کی، وہاں پہ مختلف بیماریاں الرجی کی جا چکی ہیں، ان میں پیناڈول ہیں، ملیریا کے میڈیسنز ہیں، ریجکس وغیرہ ہیں، میڈیسن ہمارا ایک ٹرک پورا ہو چکا ہوا ہے۔ گھنٹہ گھر اور 8 بازاروں میں مختلف سماجی تنظیموں کی طرف سے لگائے گئے کیمپوں سے اب تک تقریباً 2 کروڑ روپے کا سامان بھیجا جا چکا ہے اور اتنی مالیت کا اگلے کچھ دنوں میں سامان بھیجنا جو ہے وہ متوقع ہے۔ پاکستان آرمی اور چناب رینجرز کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے عوام کی امداد اور بحالی کے لیے شکر گڑھ میں امدادی کیمپ لگائے گئے، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد عطیات جمع کروا رہی ہے۔ عرفان خالد خان کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان آرمی اور چناب رینجر کی طرف سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے عوام کی امداد اور بحالی کے لیے شکر گڑھ میں بھی کیمپ لگائے گئے ہیں، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد عطیات جمع کروا رہی ہے۔ پاکستان آرمی اور چناب رینجرز کے امدادی کیمپوں میں شکر گڑھ کے عوام کھانے پینے کی چیزیں، جن میں دالیں، چاول، آٹا، گھی، پکانے کا تیل، بسکٹ اور دیگر مسالہ جات شامل ہیں، بڑی تعداد میں عطیات جمع کروا رہے ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں شکر گڑھ کے عوام بڑھ چڑھ کر امداد کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے حب الوطنی کا جو ہے نا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کا احساس کرنا چاہیے۔ اس وقت اس جذبے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک وقت کا کھانا کھا لیں اور ہم اپنے بھائیوں کی جو ہے نا مدد کریں۔ آگے بڑھیے اور ان بے بس ماؤں اور بہنوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں، اور وہ جو 2 کروڑ لوگ جو ہیں جو چھتوں سے محروم ہو چکے ہیں، ان کے لیے چھتوں کا بندوبست کریں تاکہ وہ ایک نئی زندگی کی طرف جو ہے وہ لوٹ سکیں۔ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار شہری امدادی کیمپوں میں نقدی، راشن اور کپڑے عطیہ جمع کروا رہے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم کی ضلع خضر کے گاؤں بوبر میں سیلاب متاثرین سے ملاقات، بھرپور یکجہتی کا اظہار انہوں نے کیا ہے۔ وزیر اعظم اس وقت ضلع خضر کے گاؤں بوبر میں موجود ہیں، جہاں پر انہوں نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ان سے بات چیت کی، اور اس بات چیت میں انہوں نے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم آج گلگت بلتستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے پر ہیں۔ اسی سلسلے میں وزیر اعظم خضر کے گاؤں بوبر پہنچے، جہاں انہوں نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے دوران وزیر اعظم سیلاب متاثرین کو حوصلہ بھی دیا اور انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ حکومت اس مشکل وقت میں ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جب وزیر اعظم خضر کے گاؤں بوبر پہنچے، جہاں انہوں نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ آپ کو آگاہ کریں کہ حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ سیلاب متاثرین کے تمام جو مشکلات ہیں ان کو آسان کیا جا سکے۔ اسی سلسلے میں وزیر اعظم سیلاب سے متاثرہ تمام جو علاقے ہیں ملک کے، ان کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی وزیر اعظم سندھ میں گئے، بلوچستان گئے، KPK کے علاقوں کا دورہ کیا، اور اسی سلسلے میں آج وزیر اعظم گلگت بلتستان میں موجود ہیں، جہاں وہ خضر کے گاؤں بوبر پہنچے۔ انہوں نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور انہیں بھرپور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ حکومت اس مشکل وقت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑے گی۔